सहारा प्रणाम। ये सहारा न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं 24 घंटे का उर्दू न्यूज चैनल आलमी सहारा। मैं हूं मुइन शादाब। हमारे प्रोग्राम एक मुलाकात में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, एक मुलाकात में आज हम महव गुफ्तगू होंगे मोहतरम डॉक्टर असलम जमशेदपुरी साहब से, जो हमजह शख्सियत के मालिक हैं। डॉक्टर असलम जमशेदपुरी साहब शोबे उर्दू चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ के सरबराह हैं। बुनियादी तौर पर आप अफसाना निगार हैं। तनकीद निगारी में भी आपने कमालात दिखाए हैं और दीगर अस्ताफ में भी आपने कई किताबें लिखी हैं। आपकी तकरीबन 15 किताबें मंजर आम पर आ चुकी हैं। सहाफत से भी आपका ताल्लुक है और आप मारूफ कालम नवीस भी हैं। डॉक्टर असलम साहब, आपका हमारे स्टूडियो में खैर मकदम है। असलम साहब, सबसे पहले हम बात करते हैं तदरीसी हवाले से। यूनिवर्सिटी से आपका ताल्लुक है, शोबे उर्दू से आप जुड़े हैं, वहाँ के सरबराह हैं। इस वक्त जो हमारे हिंदुस्तान की जामियात हैं और उसमें जो उर्दू शोबे हैं, उनकी क्या सूरत हाल है? आपने बहुत अच्छा सवाल किया मोइन शादाब साहब। दरअसल अभी इस वक्त जो हमारे शोबा हाई उर्दू हैं जी हिंदुस्तान में, तो वहाँ बाज़ में वही पुराने निसाबात अब तक पढ़ाए जा रहे हैं जी, जिनसे बहुत खातिर खा कोई उम्मीद अफजा ऐसी बात नजर नहीं आती कि उनको पास करके तालिब इल्म किसी रोजगार से जुड़ जाए या बहुत अच्छी किसी जगह उसकी मुलाजमत उसे मिल जाए। लेकिन कुछ शोबों में तरक्की हुई है, कुछ शोबों ने नई जमीनें तलाश की हैं और नए आसमान की तरफ बढ़े हैं। मसलन मीडिया एक ऐसा शोबा रहा है कि जिसमें रोजगार के बहुत सारे मौके होते हैं और उर्दू के तालिब इल्मों को अगर मीडिया की तालीम सही तौर पर दी जाए तो वो मीडिया में दूसरी जबान के तालिब इल्मों से ज्यादा अच्छे साबित होते हैं, उनके लिए इम्कानात भी बहुत होते हैं। तो ये मीडिया के कोर्सेज जो हैं कुछ यूनिवर्सिटीज में शोबे उर्दू में अब शुरू हो गए हैं, लेकिन अब भी बहुत सारे शोबे हमारे ऐसे हैं कि जहां बहुत सारी वही पुरानी चीजें पढ़ाई जा रही हैं और नई चीजों की तरफ लोगों की तवज्जो कम है। यही वजह है कि हमारे बाज तालिब इल्मों के दिमाग में ये बात आ जाती है कि उर्दू पढ़कर करेंगे क्या। बिल्कुल। लेकिन अगर आज भी हम बहुत ही संजीदगी से हमारे तमाम असातिज़ा जो शोबा है उर्दू में हैं मिलकर एक ऐसे निसाब को तैयार करें हम जो पहली क्लास से लेकर पीएचडी तक के तालिब इल्मों को इस तरह की तालीम दे कि उससे रोजगार भी उन्हें हासिल हो, वो अच्छे शोबों में जाए, मुलाजमत मिले उन्हें और उर्दू भी सीखें, उर्दू का फरोग भी हो। तो मैं समझता हूं कि फिर से वो दिन दूर नहीं है, ऐसा लगेगा हमें कि उर्दू की तरफ तालिब इल्म आ रहे हैं और उर्दू पर से ये इल्जाम हट जाएगा कि उर्दू रोजगार नहीं देती। दूसरी जबानों की तरह उर्दू रोजगार देती है, दीगर जबानों का भी यही हाल है। उर्दू के साथ एक और अच्छी बात यह है कि उर्दू सिर्फ जबान नहीं है, तहजीब है। ये हमें चलना फिरना, उठना बैठना और किससे कैसे मिलना है, किससे मुलाकात करते वक्त हमें कितना एहतराम करना, उसका छोटों के साथ कैसे पेश आना, ये तमाम बातें उर्दू हमें सिखाती है। तो एक तालिब इल्म के अंदर ये बातें जब आ जाती हैं तो वो समाज में फिर अच्छे तरीके से चलना फिरना या अपना मकाम बनाना सीख जाता है जी। तो ये बातें अगर ढंग से हम उसको थोड़े से नसाबात में तब्दीली के साथ शोबों में आ जाए ये बात, तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी बात आपने की कि जिस तरह निसाबात को वक्त को तकाज़े को समझते हुए उसको तब्दीली उसमें की जा रही है और आपका ताल्लुक यूनिवर्सिटी से है, शोबे उर्दू से है। लेकिन आप उर्दू तहरीक से भी जुड़े रहे हैं डॉक्टर साहब, तो सवाल ये पैदा होता है कि अक्सर ये कहा जाता है कि जामियात में तो उर्दू है और नए नए शोबे भी खुल रहे हैं, लेकिन जो प्राइमरी दर्जात हैं वहाँ उर्दू की तालीम उस मेयार की नहीं हो रही है कि जिससे उर्दू का फरोग हो सके। किस नज़र से देखते हैं आप इस मसले? नहीं, बात आपकी सही है, क्योंकि अगर हम शोबा है उर्दू या बड़े जो शोबे हैं जहाँ बीए या एमए या पीएचडी तक की तालीम है, उन शोबों में अगर हम बहुत अच्छे निसाबात ले भी आते हैं और बहुत बेहतर तौर पर हम तालीम देना शुरू कर देते हैं, तो भी एक मसला, बड़ा मसला तो यह है कि अगर इब्तदाई दर्जात से हमें अच्छे तालिब इल्म नहीं मिलेंगे या इब्तदाई दर्जात से उर्दू पढ़ने वाले बच्चे ऊपर नहीं आएंगे तो ऊपर की तमाम कोशिशें बेकार हैं। तो जड़ों की आबियारी ज्यादा जरूरी है। तो ये भी एक गलती हमारे यहाँ हो रही है कि हमारे जो बड़े शोबे हैं जो बीए और उससे ऊपर की तालीम देते हैं, उनका कोई ताल्लुक नीचे के शोबों से बिल्कुल नहीं होता। हमारे कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है, उनके दरमियान राब्ता जो है तमाम में एक दूसरे से ऐसा राब्ता होना चाहिए कि उनको पता हो कि कहां उर्दू की क्या हालत है जी, बिल्कुल, ताकि मिलकर अगर कहीं पानी मर रहा है तो सब मिलकर उस तरफ मेहनत करें जी। और इसकी बहुत जरूरत है कि हम प्राइमरी सतह पर उर्दू के लिए मेहनत करें, उर्दू के तालिब इल्म वहीं से हम जी पैदा करें। वहीं से जब तालिब इल्म में उर्दू की लगन, उर्दू से मोहब्बत पैदा होगी तो वो एक अच्छे तालिब इल्म खासी तादाद में हमें ऊपर
आते हुए मिलेंगे और फिर एक अलग मंजरनामा होगा उर्दू के हवाले से। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आपका ताल्लुक सहाफत से भी रहा है और आपने अभी जिक्र भी किया कि जिस तरह के आपने मीडिया के कोर्सेज शुरू किए हैं यूनिवर्सिटीज ने, खुद आपके यहाँ भी कोर्स चलता है, आप मास मीडिया के शोबे से भी जुड़े रहे हैं। जी जी। तो जिस तरह मीडिया उर्दू के बगैर नहीं चल रहा है आज का, और जो दूसरी जबानों के चैनल से वो ये समझ गए हैं कि उर्दू लफ्जों का इस्तेमाल किए बगैर उनका गुजारा होने वाला नहीं है। जी बेशक। लेकिन सिर्फ बोली की सतह पर उर्दू का फायदा हो रहा है, जबान की सतह पर कितना फायदा हो रहा है उर्दू को? नहीं, देखिए, जब उर्दू या किसी भी जबान का फायदा होता है जी, किसी एक सतह पर अगर फायदा होता है तो दूसरी सतहों पर भी उसके असरात पड़ते हैं। जी। अगर उर्दू जबान की हैसियत से मकबूल हो रही है, लोग पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, कवालियां सुनते हैं या गजलें सुनते हैं लोग, तो उसके बाद अल्फाज उनके दिमाग में, उसके जहन में बैठ जाते हैं, फिर वो उनके माने भी पूछते हैं लोगों से। तो इस तरह कुछ लफ्ज भी अगर उर्दू के दूसरों के पास जा रहे हैं तो उससे थोड़ी बहुत मतलब मदद मिलती है उर्दू के फरोग में, और फायदा तो पहुंचता है। लेकिन सिर्फ उसी पर तकिया कर लें हम अगर, तो उससे जबान को कभी फरोग हासिल नहीं होता। कोशिश हमें ये करनी चाहिए कि जिन तक लफ्ज पहुंच रहे हैं उन लफ्जों को वो सिर्फ सुन रहा है, सुनकर उसके मजे लेता है, वो कोशिश हमें करनी चाहिए कि हम उसको लिखना भी सिखा सकें। बिल्कुल। हम उसको सही तौर पे जुमला अदा करना या लफ्ज को सही तौर पे अदा करना बता सकें। तो ये एक खिदमत होगी, तभी उर्दू आगे बढ़ पाएगी। जी जी। एक अजीब व गरीब सूरत हाल और है खासतौर से उर्दू अखबारात के साथ, कि जिस तरह शोबों में जर्नलिज्म सिखाया जा रहा है, अच्छी बात है, लेकिन अमूमन ऐसी शिकायतें मिलती है कि आज जो लोग वहां से जर्नलिज्म सीख कर आते हैं, सहाफत सीख कर आते हैं, और जो लोग पहले सहाफत सीखा करते थे, तो एक सिलसिला था पूरा, जिस तरह अखबारों में काम करके प्रैक्टिकली सहाफत सीखते थे, तो आज जबान की सतह पर थोड़ा मेयार जो है वो कम हुआ है और वो लोग उस मेयार की खबरें नहीं लिख पाते हैं। इसकी क्या कोई खास वजह? नहीं, एक वजह तो यही है कि जिन शोबों में जर्नलिज्म के कोर्सेज चल भी रहे हैं उन शोबों में भी इस बात की कोशिश नहीं की जाती, कुछ को छोड़कर, कि वो अमली जो सहाफत है हमारी, प्रैक्टिकल जर्नलिज्म से हम उसको जोड़ सकें। मतलब जहां ये कोर्सेज हैं उनका ताल्लुक रोजनामों से होना चाहिए, उनका ताल्लुक जो रेडियो स्टेशन आसपास हो वहां से होना चाहिए, या टीवी का कोई चैनल अगर है तो उनसे डायरेक्ट ताल्लुक उनका होना चाहिए, तालिब इल्मों का। वक्तन फवक्तन जो है उनको हम वहां ले जाएं, बताएं जो ताजा सूरत हाल है अखबारात की, अखबारात में किस तरह की जबान की जरूरत है, वो सिर्फ क्लासरूम में बैठकर नहीं होती चीजें। बिल्कुल। तो ये जो प्रैक्टिकल का जो एस्पेक्ट है ये वाकई अब भी पूरा नहीं हो रहा है। इसी वजह से हम अखबारात की जो जरूरत है, जिस तरह की तालिब इल्म अखबारात को चाहिए, जिस तरह की जबान लिखने वाले तालिब इल्म चाहिए, वो नहीं बात बन पा रही है। उस तरह की तालिब इल्म हम पैदा नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उस तरफ भी सोचने की जरूरत है। एक मुलाकात में आज हमारे रूबरू हैं डॉक्टर असलम जमशेदपुरी साहब, जो सदर हैं शोबे उर्दू चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के। मुलाकात अभी जारी है, लेकिन फिलहाल वक्त है वक्फे का। हम फौरन हाजिर होंगे और डॉक्टर साहब से कुछ और सवाल करेंगे। आप देखते रहें आलमी सहारा। इंडिया में भी चले आओ भरपूर अब्दुल्लाह का बेटा काली कमलिया वाला है। साजो नगमा बरोज जुमेरात रात 9:30 बजे आलमी सहारा पर। तू कहाँ है, तुझसे एक निस्बत है मेरी जात को, कब से पलकों पर उठाए फिर रहा हूँ रात को। सहारा न्यूज नेटवर्क, भारत का सबसे बड़ा मीडिया परिवार। ज़हन में एक अफसाना है,
जहन में अफसाना है, जहन में एक अफसाना है और उन्वान जमाना है। Time. A weekly news magazine. Sahara Time. Now on stamps. वक्फे के बाद आपका खैर मकदम है। आलमी सहारा पर आप देख रहे हैं एक मुलाकात, और एक मुलाकात में हम गुफ्तगू कर रहे हैं डॉक्टर असलम जमशेदपुरी साहब से। असलम जमशेदपुरी साहब, मैंने जिक्र किया था कि बुनियादी तौर पर अफसाना निगार हैं, लेकिन दूसरी असनाफ में भी लिखा है। उनकी तकरीबन 15 किताबें जो अफसानों पर, शायरी पर और तनकीद निगारी पर मुश्तमिल है। आइए मुलाकात उनसे हम मजीद आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर साहब, इस वक्त जो अफसाना निगारी की सूरत हाल है, वो क्या सूरत हाल है? ये कहा जा रहा था कि जो 21वीं सदी है वो अफसाने की सदी होगी, तो इन 10 सालों में कितना ये साबित हुआ कि ये सदी अफसानों की सदी है? नहीं, मेरा ख्याल है ये कहना मुनासिब नहीं होगा कि किसी सदी अफसाने की सदी है। ये जरूर हम कह सकते हैं कि 20वीं सदी अफसाने की सदी थी जी। क्योंकि और उर्दू अफसाने के ताल्लुक से अगर हम बात करें तो ये बात बिल्कुल सच साबित होती है कि 20वीं सदी उर्दू अफसाने की सदी थी। और 21वीं सदी में तो जिस रफ्तार से या जिस मिकदार से अफसाना निगार सामने आने चाहिए थे, नहीं आ रहे हैं। जी। और ये जो मंजरनामा अब तरतीब पा रहा है वो बहुत ज्यादा उम्मीद अफजा नहीं है और मायूसी होती है। लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा मायूस होने की जरूरत भी नहीं है। कुछ नए, बिल्कुल नए, जिन लोगों ने 2000 और 20वीं सदी के अवाखिर में लिखना शुरू किया, ऐसे अफसाना निगार भी सामने आए हैं। जरूरत इस बात की है कि हमारे वो सो कॉल्ड नाकिदीन जो हैं, जो अदब का अपने आप को बड़ा जिम्मेदार मानते हैं, वो बिल्कुल नए लोगों पर तवज्जो नहीं देते। नए लोगों को सामने लाने की जरूरत है। बिल्कुल, उनको सही तवज्जो मिले, उनको रसाइल में सही तौर पे शाये किया जाए, उनके ऊपर मज़ामीन लिखे जाएं, उनके फन पर गुफ्तगू हो, जी। तो दूसरों को हौसला मिलता है। इस तरह से एक नया मंजरनामा तरतीब पाएगा और 21वीं सदी को भी हम अफसाने की सदी तभी कह पाएंगे जब अफसाना निगार ज्यादा से ज्यादा सामने आए, अफसानी मजमुए आए और अफसानों पर बात हो, अफसानों पर सेमिनार हो। तकरीबन चौथाई सदी से एक और मसला दरपेश है, चाहे वो अफसाना हो या शायरी हो, कि कारी वही मसला है जिस तरह हमने अभी अर्ज किया था कि जामियात में तो उर्दू खूब फल फूल रही है, लेकिन बुनियादी सतह पर उर्दू का काम उतना नहीं हो रहा है। तो शायद ये मसला आपस में कहीं ना कहीं जुड़ा है। कारी का ये बहरान किस तरह खत्म हो सकता है? इसकी वजह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी कुछ है और नेट भी इसकी वजह के तौर पर सामने आया है कि अब लोगों की तवज्जो आमतौर पर प्रिंट से कुछ हटी है, या छपी हुई किताबों को अब हम बहुत कम पढ़ते हैं, कम देखते हैं। तो हमने टीवी खोला, कोई चीज देखनी है देख लिया, नेट पे गए, अफसाना पढ़ना वहीं पढ़ लिया, गजल पढ़नी वहां पढ़ ली। तो इससे आमतौर पर सभी जबानों के साथ ये हुआ है और सभी असनाफ के साथ ये हो रहा है। लेकिन अफसाने की जहां तक बात है तो अफसाने को कारी से जोड़ने के लिए 70 के बाद एक मुहिम चली थी और जो नस्ल आई थी उन्होंने कारी को जोड़ा भी और कारी वाकई अफसाने से जुड़ भी गया है। अभी मजीद कोशिश करने की जरूरत है कि इस तरह के मौजुआत पर अफसाने लिखे जाएं जिसमें जिंदगी हो और जिंदगी की नई नई चीजें जो इस वक्त नए जमाने के साथ चीजें आ रही हैं, इन पर अगर हम चीजें मरकूज करते हैं कहानियों में तो दिलचस्पी बनी रहेगी। जिंदगी जिस तरह से तब्दील होती है अफसाने में वो झलक नजर आनी चाहिए। तो जरूर अफसाना जो है पढ़ा जाएगा, कारी जरूर अफसाना पढ़ेगा। हाँ, वक्त के ये बदलते हुए तकाजे हैं कि आज इंटरनेट पर जो लोग जो है वो निगारिशात पढ़ लेते हैं, तख्लीकात पढ़ लेते हैं, टीवी देखते हैं। तो जिस तरह नेट से जुड़ा है या हमारे जो जदीद ये अहद है उससे अफसाना हम आहंग हुआ है, तो कहीं ना कहीं अगर वहां अफसाना पहुंचता है तो वहां कुछ चंद लोगों की जारीदारी है। वहां तमाम लोग जो लिखने वाले राइटर्स हैं वो टीवी तक नहीं पहुंच पाते हैं, सिनेमा तक नहीं पहुंच पाते हैं। इसके लिए क्या कुछ करने की जरूरत है कि वहां पर मेयारी अफसानों को भी वहां पर फिल्माया जाए, जो मेयारी अफसाने वो टीवी पर भी आए, फिल्में भी उन पर बने? ये बात भी आपकी दुरुस्त है। देखिए, जिस तरह से अभी इंटरनेट पर भी बहुत सारी नेट मैगजीन्स आई हैं, उर्दू की बहुत सारी मैगजीन्स आई हैं, बहुत सारी साइट्स ऐसी हैं जो उर्दू की तख्लीकात को शाये कर रही हैं, लेकिन अब भी उर्दू के बहुत सारे लोग, बल्कि मैं कहूंगा कि 80% लोग अभी भी नेट से दूर हैं। या नेट की वाकफियत नहीं रखते, कंप्यूटर से दूर हैं।
تو ان کی تخلیقات وہاں نہیں پہنچ پاتی ہیں. یہ میں کہنا چاہوں گا ان سائٹس کے ذمہ داروں سے, ان میگزینز کے مدیران سے, کہ ان کو اپنے یہاں ایک مستقل کالم اس طرح کا بھی رکھنا چاہیے کہ وہ اچھی اور معیاری تخلیقات کو اس میں ہر وقت شائع کرتے رہیں, خواہ وہ کتنی ہی پرانی ہو. بالکل. تو وہ نئے پڑھنے والوں کے لیے ایک ترغیب کا موقع بھی دے گی. وہ ڈاکٹر جمشید پوری صاحب, آپ ہمیشہ جو ہے نئی تکنیک سے ہم آہنگ رہے ہیں, اور آج بھی آپ ذکر کر رہے ہیں گفتگو میں انٹرنیٹ کا اور دوسرے میڈیا کا. ایک مسئلہ اور انٹرنیٹ پر یہ ہے کہ اس کی جو اوتھینٹسٹی ہے, وہ جو کتاب کی معتبریت ہے, وہ شاید نیٹ کو حاصل نہیں ہے. آپ ایک سائٹ کھول دیجئے, کچھ بھی اس پہ مواد ڈال دیجئے, پھر وہ بہت لوگوں پر بیک وقت لاکھوں لوگ اس کو دیکھ سکتے ہیں. تو اس سے ایک مسئلہ پیدا ہوتا ہے. ابھی آپ نے ذکر کیا کہ بہت کم لوگ اس سے وابستہ ہیں, اگر زیادہ لوگ جڑ جائیں گے تو کچھ نئی طرح کی دشواریاں پیدا ہوں گی. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ نہیں, وہ دشواریاں تو ہوں گی, لیکن ادب کی توسیع بھی ہوگی. ایک افسانہ نگار کو بہت وسیع منظرنامہ ملے گا, پڑھنے والوں کا ایک بڑا حلقہ اس کو میسر آئے گا. یہ بات ضرور ہے, آپ نے جو بات کہی کہ مناسب ہے یہ بات بھی, کہ وہاں لفظ جو ہے کچھ دیر ٹھہر پاتا ہے, اس کی وہ دستاویزی حیثیت نہیں ہے جو رسائل میں ہوتی ہے, جو کتابوں میں ہوتی ہے. لیکن اب چونکہ نیا زمانہ ہے, ہم پرانے زمانے کو ہی پکڑ کے بیٹھے رہیں گے تو کام نہیں چلنے والا. ہمیں تو نئے زمانے کے ساتھ بھی قدم بڑھانا ہے. تو کتابیں بھی ہمارے ساتھ رہیں, رسائل میں بھی ہم چھپتے رہیں, اور نیٹ پر جو میگزینس ہیں ہماری, نیٹ پر جو سائٹس ہیں ہماری, وہاں بھی اگر ہم نظر آتے ہیں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ دور تک ہم جائیں گے, پوری دنیا ہمیں پڑھے گی اور دنیا ہمیں دیکھے اور سمجھے گی. موجودہ منظرنامہ افسانوں کے اعتبار سے کیا افسانوی منظرنامہ, کون لوگ اچھا لکھ رہے ہیں, کن لوگوں سے آپ کو امیدیں ہیں؟ موجودہ افسانی منظرنامہ بہتر ہے. ایک تو وہ نسل ہے جو پچھلے 50 سال 60 سال سے لکھ رہی ہے, بزرگ ہو چکی ہے, اور کچھ اس کے بعد کی نسل ہے, وہ سب 21ویں صدی میں داخل ہوئے ہیں. ایک نئی نسل ہے جو 20ویں صدی کے اواخر میں اور 21ویں صدی کی ابتدا میں آئی ہے, وہ لوگ بھی شامل ہوئے ہیں. تو کل ملا کے ایک ایسا منظرنامہ ہے کہ ہم اس سے مایوس نہیں ہو سکتے. مشرف عالم ذوقی ہوں, چاہے سید محمد اشرف ہوں, یا بزرگوں میں جوگندر پال بھی لکھ رہے ہیں, رتن سنگھ لکھ رہے ہیں, اور بالکل نئے ابھی اختر آزاد ہیں, مہتاب عالم پرویز ہیں, پھر شائستہ فاخری ہیں, بہت سارے نام ہیں, میں نام لوں گا تو دیر ہوگی. اور یہ ایک سلسلہ ہے جو ہمیں مایوس ہونے سے روکتا ہے. اب بھی امید باقی ہے کہ افسانہ زندہ ہے اور آگے بھی اسی طرح زندہ رہے گا. ابھی کچھ ادھر پچھلے 2-3 سالوں کا ہم جائزہ لیں تو 2-3 ناول ادھر آئے, میں کسی کا نام نہیں لوں گا, لیکن ایک نئی طرح کی بحث چھڑی ہے کہ کچھ مختلف طبقوں نے کسی نہ کسی افسانہ نگار کو اس عہد کا بڑا افسانہ نگار یا فکشن رائٹر ثابت کرنے کی کوشش کی ہے. آپ نے سب وہ منظرنامہ دیکھا ہوگا. یہ کس طرح کے رویے؟ ہاں نہیں, یہ رویے بہت صحت مند نہیں ہیں, اور میں ان کو مثبت رویے نہیں کہوں گا, کیونکہ ادب میں بھی اگر تفریق پیدا ہو گئی, ادب میں بھی اگر ہم نے یہ سمجھ لیا کہ یہ اس خانے کا آدمی ہے, یہ ہمارے خانے کا ہے, جو آج سماج میں آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ برادری واد پھیلا ہوا ہے, سماج جس طرح سے مختلف خانوں میں منقسم ہے, یہ بات اگر ادب میں آ جاتی ہے تو یہ واقعی ادب کا ایک بہت بڑا نقصان ہے. اور آپ نے صحیح کہا کہ کچھ لوگ جو ہے کچھ خاص لوگوں کو پروجیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور ان کی تحریر میں چاہے وہ بات نہ ہو لیکن وہ بات پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, ان کو بڑھاوا دیا جاتا ہے. تو یہ بات بہت مفید نہیں ہے, حق میں نہیں ہے. میرے خیال سے جو مرتبے کا تعین ہے اس کا فیصلہ ہمیں وقت پر چھوڑ دینا چاہیے. وقت پہ چھوڑ دینا چاہیے. ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں ایک ملاقات, اور ایک ملاقات میں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر اسلم جمشید پوری صاحب, جو معروف افسانہ نگار ہیں اور ممتاز تنقید نگار بھی ہیں. ملاقات ابھی جاری ہے, لیکن وقت ایک اور وقفے کا ہم فوراً حاضر ہوں گے اور اس گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. خبروں کا منفرد انداز, حالات کی تہوں میں چھپے راز, وقت کی کروٹ پر پینی نظر, دنیا کے ہر گوشے کی خبر, واقعات کا مکمل منظرنامہ, ہر گھنٹے دیکھیے خبرنامہ, صرف عالمی سہارا پر. زندگی جہد میں ہے, صبر کے قابو میں نہیں. زندگی جہد میں ہے, صبر کے قابو میں نہیں. نبض ہستی کا لہو کانپتے آنسو میں نہیں. اڑنے کھلنے میں ہے, نہ خط خمے گیسو میں نہیں. جنت ایک اور ہے جو مرد کے پہلو میں نہیں. اس کی آزاد روش پر بھی مچلنا ہے تجھے. اٹھ میری جان, میرے ساتھ ہی چلنا ہے تجھے.
वक्फे के बाद एक मुलाकात में एक मरतबा फिर आपका खैर मकदम है। डॉक्टर साहब, आप अकेडमी से भी जुड़े रहे हैं, जो सरकारी इदारे हैं जो उर्दू की खिदमत कर रहे हैं, वहाँ क्या सूरत हाल आपने देखी है, किस तरह वो लोग काम कर रहे हैं और कितने आप मुतमईन हैं या मुत्तफिक हैं उनके कामों से? असल में सरकारी जो इदारे हैं वहाँ जो मुलाजिम होते हैं उनके जहन में एक बात ये बैठ जाती है कि एक बार मुलाजमत मिल जाए तो मुलाजमत से उन्हें बरतरफ नहीं किया जा सकता। ये बहुत ही गलत किस्म का रवैया होता है और इससे नुकसान ये होता है कि वो बहुत बेहतर तौर पर काम नहीं करते जी। ये आम तौर पर सरकारी दफातर में मिलती है बात, और खासकर कुछ मैं देख रहा हूं कि उर्दू के जो इदारे हैं वहां ये बात अब ज्यादा पाई जा रही है। और उर्दू अकेडमीज की बात करें अगर हम तो वहां अच्छा खासा अमला होता है, अच्छे खासे बजट होते हैं, और जिस तौर पर वो खिदमात उर्दू की हमें देनी चाहिए अकेडमीज वो खिदमात नहीं दे पा रही। और आज भी बहुत सारी चीजें दिखावे की नजर हो जाती है और बहुत सारी चीजें ये ऐसा लगता है कि ये असल खिदमत का दायरा है, जबकि वो नहीं है। मतलब सिर्फ किताबों पे इमदाद दे देना जी या कोई और दूसरा तरह के काम करना, उनको ये लगता है एकेडमीज को कि ये करके हमने सबसे बड़ा काम कर लिया, शायर की किताब छपवा दी, अफसाने निगार की किताब छपने मदद दे दी या उसको अवार्ड दे दिया जी। जो बुनियादी काम है उर्दू अकेडमीज को वो करने चाहिए जो वो नहीं कर रही। बिल्कुल सबकी बात नहीं करता मैं, लेकिन कुछ अकेडमीज कर रही है ऐसे काम। लेकिन बुनियादी तौर पर उर्दू पढ़ने वालों की तादाद बढ़ाना जी, उर्दू पढ़ने वालों को वेलकम करना, उनको हौसला बढ़ाना उनका, ये काम एकेडमीज को करने चाहिए। बिल्कुल ये हमें हर साल मुहासबा करना चाहिए एकेडमीज को अपना कि हमने इस साल हमारी एकेडमी ने कितने नए तालिब इल्म पैदा किए, बिल्कुल उर्दू के कितने तालिब इल्म हमने उर्दू से जोड़े। तो इससे एक मंजरनामा फिर बढ़ेगा, उर्दू पढ़ने वाले बढ़ेंगे ना। जब उर्दू पढ़ने वाले नहीं होंगे तो इन एकेडमीज का हम क्या करेंगे? बिल्कुल उन किताबों को लाख हम अवार्ड दे दें, उस किताब को पढ़ने वाला तो कोई हो। जी जी जी। जब जिस किताब को आपने अवार्ड से नवाजा, आजकल ये हो गया, पहले तो ये होता था कि जिस किताब को अवार्ड मिल जाता था उसको अवाम शौक से पढ़ती जी जी जी, वो मार्केट में अब हाथ में आती बहस का मौजू होता था कि फलां किताब को अवार्ड मिला है, उस किताब को लाओ, उसको पढ़ना है। क्या खास बात ऐसी, कौन सी बात है जो अवार्ड मिला है? आजकल इतने अवार्ड मिलते हैं, इतनी सारी किताबों मिलते हैं, लोग समझते हैं अरे अवार्ड मिल गया, जरूर किसी पहुंच से मिल गया होगा, इसलिए क्या पढ़ना उसका। हाँ, कहीं ना कहीं अवार्ड्स भी जो है बस वो किसी तरह के एक मदद के तौर पर अवार्ड दिया जाता है, मेयार या उस पर नहीं कि ये लोग। यहाँ फिर वही मसला आता है क़ारीन से जो जुड़ा हुआ होता है, पढ़ने वालों की तादाद के हवाले से एक रुझान और ये है सरकारी इदारों के हवाले से कि कुछ लोग किताबें जब छपवाते हैं तो उसकी कीमत वो सरकारी इदारों को देखते हुए रखते हैं कि ताकि सरकारी इदारे जब किताबें खरीदेंगे तो हमको ज्यादा इसमें फायदा हासिल होगा। लेकिन अगर कम कीमत रखी जाए, किताब की लागत से थोड़ा मुनाफा बढ़ाकर रखी जाए तो मेरे ख्याल से शायद ज्यादा किताब फरोख्त हो सकती है। नहीं, ये बात आपने सही की। यहां भी मैं एक बात और सामने लाना चाहूंगा कि एकेडमी जिन किताबों पर माली ताउन देती हैं, कुछ सिर्फ एनसीपीएल की बात मैं नहीं कर रहा, वो जरूर ये पाबंदी लगाते हैं वो लोग या शर्त रखते हैं कि किताब की कीमत ये होगी, किताब की कीमत वो तय करते हैं, बाकी एकेडमीज नहीं तय करती। एकेडमी जिन मुसव्विदों को माली ताउन देती हैं उन पर बिल्कुल शर्तिया ये लिखना चाहिए कि इतने सफे की किताब है आपकी, हाँ, इससे ज्यादा रकम आपको किताब की नहीं रखनी चाहिए, कीमत नहीं रखनी आपको। बिल्कुल। लेकिन बरखिलाफ इसके लोग मदद भी लेते हैं और किताब की कीमत भी कई गुना ज्यादा रखती है जो लागत आती है। दूसरे उसी किताबों पर अवार्ड दे दिए जाते हैं। बिल्कुल। तो घूम फिर के वहीं चारों तरफ चीजें वही घूमती रहती है। एक किताब माली ताउन भी ले रही है, उसी पर अवार्ड दिया जा रहा है और वही ज्यादा कीमत पर सरकारी इदारों में सप्लाई की जा रही है और किताब डंप हो जाती है गोदाम में जाकर, वो जिस तरह आनी चाहिए कारी के सामने वो नहीं आती है। मुशायरों के हवाले से आपका बराह रास्त ताल्लुक रहा, आप शायर भी हैं, ये अलग बात कि आपने फिक्शन पर ज्यादा जोर दिया है, मुशायरे कराए भी हैं आपने। इस वक्त जो मुशायरों की मौजूदा सूरत हाल है उससे उर्दू का कितना फरोग हो रहा है? नहीं, एक नहज है ऐसी या एक सतह है जहां उर्दू का फरोग मुशायरों से हो रहा है, वो ये है कि चूंकि मुशायरों को सुनने वाले लोग आज भी बहुत ज्यादा हैं, आज भी मुशायरा पसंद करते हैं लोग, तो उस ताल्लुक से जबान को समझने वाले या समझकर जबान का मजा लेने वाले लोगों की तादाद तो बढ़ रही है और वो तादाद कभी कम नहीं हुई। तो ये एक खिदमत तो है मुशायरों की, लेकिन इसके आगे अगर हम कोई उम्मीद करें कि मुशायरों से खिदमत हो रही है उर्दू की या उर्दू को फरोग हासिल हो रहा है, तो मैं समझता हूं ये बिल्कुल ही गलत बात होगी। क्योंकि अगर आप देखें तो स्टेज के जो शायर हैं, आमतौर पे एक जायजा लें, एक दरमियाने दर्जे की कोई बात निकालें तो आपको लगेगा 20-25 ऐसे शायर हैं हमारे दरमियान जो घूम फिर के वही हर मुशायरे में, हर नेशनल और इंटरनेशनल मुशायरों में
वो सूरत आपको नजर आती है, वही सूरतें नजर आती हैं, उनकी वही गजलें जो हैं, 5-6 गजलें जो मकबूल और मशहूर हो चुकी हैं, वही हर जगह सुनी जाती हैं। बिल्कुल। तो आप खुद सोचिए कि 5-6 उन गजलों के लिए एक शायर को हम 10-10 हजार 15-15 हजार रुपए देकर बार बार बुला रहे हैं। बिल्कुल। क्या खिदमत हो रही है? क्या वो गजल इतनी म्यारी है कि वो तालिब इल्मों को कोर्स में पढ़ाई जा रही है, या उसके औसाफ क्या है? कभी उन गजलों पे बात हुई? जी। स्टेज पर या मुशायरों पे जो गजलें पढ़ी जा रही हैं, जो कलाम पढ़ा जा रहा है, उनके मेयार या उन पर कभी कोई सेमिनार नहीं हुआ? हमें इस तरह भी कोशिश करनी चाहिए कि वो जो मवाद पेश किया जा रहा है वो किस मेयार का है और उससे उर्दू को डायरेक्ट क्या फायदा हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तनकीद से भी आपका गहरा ताल्लुक है। इस वक्त जो तनकीद है वो अपना रोल किस हद तक निभा रही है, जबकि देखा जा रहा है कि जो नए तनकीद निगार हैं वो कम जरा सा इधर आए हैं, लेकिन बहरहाल आए हैं। तो क्या रवैये हैं तनकीद के इस वक्त, और कितनी ईमानदारी के साथ तनकीद अपना काम कर रही है आपकी नजर में? तनकीद का जो नया मंजरनामा है उसमें नए नाम आए हैं कई, और हक्कानुल कासमी का नाम ले सकते हैं, कौसर मजहरी हैं। इस तरह की एक नस्ल आई है सामने तनकीद में, और ये नस्ल वाकई जिस तरह की खिदमत अंजाम दे रही है, एक तो ये किसी इज्म के चक्कर में नहीं पड़ रही है जी, या किसी ग्रुप के या किसी गिरोह के। वाज़ेह तौर पे 2 या 3 गिरोह हमारे यहाँ हैं तनकीद के, अगर आप उनको या उस तरफ के नहीं हैं तो आपको वो अहमियत नहीं मिलती। लेकिन नई नस्ल ने इस भरम को तोड़ा है। जी जी। और अब जो नई नस्लों के पास रवैये आए हैं या उनका जो रुझान बदला है वो यही है कि वो आजादाना तौर पर चीजों को देख रहे हैं, बिल्कुल अपनी समझ से, अपने परख से उन चीजों को परखते हैं और फिर मंजर आम पर चीजें आती हैं। तो इससे बहुत सही और मैं समझा तनकीद का बहुत बेहतर इस्तेमाल इस वक्त हो रहा है। सिवाय उन नाकिदों को अगर हम छोड़ दें जो पुराने हैं, जो 50 साल से या 40 साल से तनकीद कर रहे हैं, उनकी आंखों पे आज भी वही ऐनक है, वो नए लोगों को बिल्कुल नहीं पढ़ते और पढ़ना गवारा ही नहीं करते, फौरन फैसले सादिर फरमा देते हैं कि नई नस्ल कुछ नहीं कर रही, नई नस्ल के पास कुछ भी नहीं है। जी जी जी। आखिर में एक छोटा सा सवाल डॉक्टर साहब, अक्सर जो लिखने वाले हैं वो ये कहते हैं कि जब तक किताब किसी की शाया ना हो, हमने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं जो बेनियाजी के सबब अपनी किताब नहीं छपा पाते, हालांकि उनका कलाम रसायल में शाया होता रहता है या किसी हवाले से मंजर आम पर आता है। तो क्या ऐसे लोगों पर लिखने का हक नहीं है लोगों को जिनकी किताब शाया ना हुई हो? नहीं, ये बहुत ही अच्छा सवाल आपने उठाया। ये हमारे यहाँ रिवायत रही है, रिवाज रहा है कि जब चीज छप जाती है, पक्की रोशनाई से जब चीज सामने आ जाती है, तब उसकी अहमियत बनती है। ये उर्दू तनकीद का मिजाज रहा है, जबकि ये गलत है, ये रवैया बिल्कुल ठीक नहीं है। बिल्कुल। बहुत सारे ऐसे कलाम हमें मिलते हैं, मखतूते मिलते हैं जो शाये नहीं हुए। जी जी, लेकिन उनकी अहमियत होती है। बिल्कुल। तो उनको उस तौर पे देखा जाना चाहिए। शौकत हयात पिछले 40 साल से उनका कोई मजमुआ नहीं आया। जी, अभी उनका हाल ही ऐसा नहीं कि उन पर चीजें नहीं लिखी गई या उन पर तनकीद नहीं हुई। जी, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये रवैया गलत है और हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो गैर मतबूआ कलाम है या जो कहीं नहीं छपा है उसका भी सही हम तज्जिया करें, सही तबसरा करें, और अगर उसमें कोई बात ऐसी है तो उसको सामने लाना चाहिए, मंजराम पर आनी चाहिए चीज। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ लाए और आपने अपनी कीमती गुफ्तगू से नवाजा। शुक्रिया। तो नाज़रीन, आप थे डॉक्टर असलम जमशेदपुरी साहब, जिनसे प्रोग्राम एक मुलाकात के तहत आप रूबरू थे। ये प्रोग्राम यही खत्म होता है, लेकिन आप अपनी राय हमें इस ईमेल आईडी पर भिजवा सकते हैं, alamisahara@saharasamay.com। आलमी सहारा अब आप इंटरनेट पर भी देख सकते हैं, आप विजिट करें www.samaylive.com। मुइन शादाब को इजाजत दीजिए, लेकिन आप देखते रहिए आलमी सहारा। सारा बिरला।